हमारा टॉपिक है एंजाइम के हवाले से भी वो भी है। और आज हम एंजाइम की जो फैक्टर है वो स्टडी करने जा रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर है जो एंजाइम के एक्शन को मुतासर करते हैं, एंजाइम को के एक्शन को फर्दर प्रोसीड करने में हेल्प करते हैं। तो वो 4 बेसिक फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज होते हैं। उनमें है टेम्परेचर, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और लास्ट में हम उसका जो पीएच है वो भी डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमने एंजाइम के 4 लेक्चर कवर किए हैं और उसमें एंजाइम के स्ट्रक्चर और एंजाइम के फंक्शन के हवाले से हमने डिस्कस किए हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एंजाइम पर वो कौन सी फैक्टर है जो मतलब एंजाइम के एक्शन पर इफेक्ट करते हैं। तो उनमें से सबसे पहले हमारे साथ है टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि टेम्परेचर एक ऐसा सिस्टम है कि ये हर किसी बॉडी, लिविंग बॉडी के लिए ज़रूरी है अपने प्रॉपर फंक्शन के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए। और उसकी उस टेम्परेचर की बुनियाद पर लाइफ सर्वाइव होता है। तो हमारे साथ बॉडी में जो एंजाइम अवेलेबल है वो एंजाइम भी टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि टेम्परेचर हर लेवल के लिए एक ऑप्टिमम लेवल चाहिए, जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं बॉडी में। तो हमारे साथ एंजाइम के लिए फंक्शन के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो उसका इफेक्ट एंजाइम पर आता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे साथ हम एक ऑप्टिमम लेवल तक, लेकिन मिसाल के तौर पर हमारे साथ रेट ऑफ एंजाइम जो है वो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन वो स्पीड अप होगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएं। लेकिन ये इंक्रीजमेंट एक ऑप्टिमम लेवल तक होना चाहिए ताकि वो ऑप्टिमम लेवल को क्रॉस ना करे। अगर वो ऑप्टिमम लेवल से एक्सीड होता है, मतलब उसको क्रॉस कर लेता है, तो फिर एंजाइम की जो एक्शन है उस पर असर आएगा, एंजाइम डीनेचर होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जो एंजाइम है हमारे साथ प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन हाई टेम्परेचर में उसमें डीनेचरेशन आता है, उसके स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। तो इसलिए ये रिएक्शंस मतलब एंजाइम जो किसी केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म को या जितना भी केमिकल रिएक्शंस है उसको कैटालाइज करते हैं, तो ये फिर ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से उस पर ये इफेक्ट आएगा कि फिर ये डीनेचर होगा, मिसाल के तौर पर। तो इसलिए इस हवाले से ये भी है कि अगर हम 10 डिग्री सी टेम्परेचर रेज करें तो हमारे साथ जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं वो उसकी स्पीड अप में 10% मतलब डबल रिएक्शन हो जाएगा, मतलब डबल होगा उसका। अगर हम 10 डिग्री सी टेम्परेचर रेज करते हैं तो रिएक्शन हमारे साथ क्या होगा, डबल होगा। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक एंजाइम है और ये 1 सेकंड में 100 मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं, और वो टेम्परेचर क्या है, 5 डिग्री सी। अगर हम एक दूसरा एंजाइम लें और टाइम सेम हो, 1 सेकंड टाइम हो, और फिर टेम्परेचर हमने उसको रेज किया, डबल किया, मिसाल के तौर पर टेम्परेचर हमने कितनी किया, 15 डिग्री सी पर, तो उसने उस 1 सेकंड टाइम में 200 मॉलिक्यूल को क्या किया, कैटालाइज किया। तो ये बात आपको याद रखना है कि अगर हम टेम्परेचर को एक ऑप्टिमम लेवल तक ले जाने के लिए 10 डिग्री से इंक्रीज करें तो फिर हमारे साथ जो रिएक्शन है वो डबल होगा। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक चार्ट है, इसको देखिए जरा। ये जो चार्ट है आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारे साथ रेट ऑफ एंजाइम है इस साइड पर, और जो हॉरिजॉन्टल साइड है ये हमारे साथ टेम्परेचर है। अब अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सी बढ़ा लेते हैं तो हमारे साथ जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो डबल हो जाता है, 20, 40, 60। एक टाइम तक ये इसमें इंक्रीजमेंट आ जाता है टाइम के इंक्रीज करने से, टेम्परेचर के इंक्रीजमेंट से इसकी रिएक्शंस जो है वो फर्दर प्रोसीड हो जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहां पर वो एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाता है, फिर उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं आता, बल्कि वो फिर डीनेचरेशन करता है। जिस लेवल पर उसकी वैल्यू यानी रेट हाई होता है वो लेवल ऑप्टिमम लेवल है। और ये हमारे साथ 37 डिग्री सी, मतलब हमारे साथ के अगर हम डिग्री सी में लेते, ये हमारे साथ 37 डिग्री सी टेम्परेचर जो है यहाँ पर ये अपना लेवल ऑप्टिमम रखता है, यहाँ पर इसका एक्शन फास्ट होता है। तो इस वजह से एक एंजाइम के लिए एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए कि उसकी वजह से जितनी भी एंजाइमेटिक
एक्टिविटी है उस ऑप्टिमम लेवल से, ताकि वो परफॉर्म कर सके। और उसके बाद अगर हम टेम्परेचर मजीद बढ़ाते चले तो फिर वो इंक्रीज नहीं होगा, मिसाल के तौर पर रिएक्शंस पर प्रोसीड नहीं होगा, वो पर डिनेचुरेशन उसके शेप में आएगा और वो फिर अपना फंक्शन लॉस करेगा। तो ये टेम्परेचर के हवाले से था। हमारे साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है कि वो डिफरेंट टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। आर्किटिक स्नो है वो माइनस डिग्री टेम्परेचर जो जितनी में -15 -10 डिग्री टेम्परेचर में भी सर्वाइव करते हैं। और इसके अलावा सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और भी है, बैक्टीरिया वगैरह, जो हाई टेम्परेचर मतलब जो वोल्केनिक इरप्शंस हैं वहाँ पर भी वो सर्वाइव करते हैं। इसके बाद हम आते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन पर। अगर एंजाइम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को भी बढ़ाते चले तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी प्रोसीड होगा, वो भी ज़्यादा फास्ट होगा, लेकिन वो भी एक ऑप्टिमम लेवल तक, उस ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा करने से, फर्दर एंजाइम मतलब बढ़ाने से उस रिएक्शन पर फिर कुछ असर नहीं होगा, लेकिन वो एक पॉइंट आएगा जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सिचुएशन। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट है, और ये हमारे साथ नंबर में 4 है, और एंजाइम भी हमारे साथ कितने हैं? 4 है। अब ये एक सबस्ट्रेट एक एंजाइम के साथ अटैच होता है जिसकी इक्वलिटी इक्वल है, इक्वल टाइम में ये कन्वर्ट होगी, मतलब कि 1 सेकंड में हमारे साथ 4 सबस्ट्रेट जो है वो कैटेलाइज होते हैं। लेकिन अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते चले, सबस्ट्रेट को फर्दर इंक्रीज करें तो, और इसके साथ एंजाइम को भी इंक्रीज करें, तो फिर ये क्या करेंगे? हमारे साथ 1 सेकंड में 6 मॉलिक्यूल जो है सबस्ट्रेट के, उसको मतलब ये कैटेलाइज करेंगे। लेकिन अगर हमारे साथ सबस्ट्रेट वही है और हम फर्दर एंजाइम को इंक्रीज करते चले जाए तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितने सबस्ट्रेट थे उस लेवल तक उसने उसको कैटेलाइज किए, बाकी जो है वो एक्स्ट्रा है, ये वर्क नहीं करेंगे। इसलिए हम ये समझते हैं बेहतर कि जितने भी एंजाइम है उसके लिए एक ऑप्टिमम वैल्यू होना चाहिए, और इस ऑप्टिमम वैल्यू के बेस की बुनियाद पर एंजाइम एक प्रॉपर वर्क करेगा। तो जितने भी एंजाइम होंगे उतनी ही सबस्ट्रेट को क्या करेंगे? कैटेलाइज करेंगे। जो एक्स्ट्रा रिमेन होते हैं, मतलब हमारे साथ एंजाइम आते हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, वो मतलब इसे वेस्ट के तौर पर यूज होंगे। जब और सबस्ट्रेट आएंगे तो फिर उसके बाद ये कैटेलाइजेशन में यूज करेंगे। इसके बाद इसके साथ रिलेटेड है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी कुछ इस तरह से है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कुछ इस तरह से है कि मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा ऊपर लिख लूं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अच्छा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को अगर मैं यहां पर लिख लूं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अच्छा जी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर हम सबस्ट्रेट के तादाद को बढ़ाते चलें तो फिर एंजाइम के रिएक्शन पे क्या असर होगा? मिसाल के तौर पर हमारे सबस्ट्रेट है 1 और एंजाइम कितना है? 1, ठीक है जी। फिर हमारे साथ एक सबस्ट्रेट यहाँ पर है और दूसरा एंजाइम यहाँ पर है, ठीक है। तो 2 एंजाइम अवेलेबल हैं और 2 सबस्ट्रेट अवेलेबल हैं, तो ये हमारे साथ मतलब कि हमारे साथ 1 सेकंड में, मिसाल के तौर पर 1 सेकंड में कितने सबस्ट्रेट 2 सबस्ट्रेट कैटेलाइज होते हैं, ठीक है जी। अब अगर हमारे साथ सबस्ट्रेट की तादाद को बढ़ाते चले, सबस्ट्रेट की तादाद को क्या करें? बढ़ते चले जाए, तो फिर इस तरह होगा कि जो 2 एंजाइम हमारे साथ अवेलेबल है तो वो उस 2 सबस्ट्रेट के साथ अटैच होंगे, क्योंकि ये एक टाइम में एक सबस्ट्रेट एक एंजाइम के साथ अटैच होता है। तो अगर हम सबस्ट्रेट की तादाद को बढ़ाते चले तो फिर ये सबस्ट्रेट अटैच नहीं होंगे। ये एंजाइम जब फ्री हो जाए, मतलब इससे फ्री हो जाए, तो फिर उसके बाद ये इसके साथ अटैच होंगे। तो इस वजह से जितने भी हम एंजाइम सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते चले और एक ऑप्टिमम लेवल से हम इसको क्रॉस करें, मिसाल के तौर पर अगर हमारे साथ एक चार्ट है और इस पर मैं इसको शो करके चल जाऊं, तो मिसाल के तौर पर हमारे साथ 1 एंजाइम है, 1 एंजाइम, और इस तरह हमारे साथ 1 सबस्ट्रेट है, तो ये इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रहे हैं इस तरह, ठीक है, इस तरह इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम सबस्ट्रेट को 2 करें, एंजाइम को भी 2 करें, तो ये इक्वल जाएगा। लेकिन अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते चलें और एंजाइम वही के सेम है, तो फिर एक पॉइंट आएगा जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ये क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन।
यानी कि इसके बाद अगर हम फर्दर सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते जा रहे हैं और एंजाइम हमारे साथ सेम है, वही टू एंजाइम है, तो फिर उस रिएक्शन में कोई प्रोसीड फर्दर नहीं आएगा। यानी कि वो एंजाइम जब फ्री हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ये अटैच होंगे। तो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी एक ऑप्टिमम लेवल तक होना चाहिए, ऑप्टिमम लेवल। ठीक है, यहाँ तक एंजाइम के हमने 3 फैक्टर जो है वो हमने डिस्कस किए। लास्ट में एक रहता है हमारे साथ पीएच, और पीएच को मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा। पीएच हमारे साथ जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में यूज होते हैं, पीएच, ये लास्ट में हमारे साथ पीएच आता है। और पीएच हमारे साथ ज्यादातर जितने भी एंजाइम हैं वो हमारे साथ 7 से 8 पीएच के लेवल पर वर्क करते हैं। अब ये अगर हमारे साथ मिसाल के तौर पर आपको मालूम है कि 7 पर हमारे साथ 7 से 14 तक और इस तरह 1 तक, ये जितने हम लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं यहाँ पर एसिडिटी बढ़ जाती है, और जितने हम 14 की तरफ पर जा रहे हैं तो यहाँ पर जो अल्किलिटी है या बेसिलिटी है वो और इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन 7 पर ये हमारे साथ क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, पीएच अगर हमारे साथ एक एंजाइम का ऑप्टिमम लेवल क्या है, हमारे साथ 7 और 8 है, अगर हम इसकी पीएच को डिक्रीज करते जाएं, मतलब लेफ्ट साइड पर लेके आ रहे हैं, एसिड की तरफ पर ले आ रहे हैं, तो फिर ये क्या होगा, इसकी वजह से एंजाइम की जो आयनिक कंसंट्रेशन है, एंजाइम की जो हमारे साथ चेंज आता है, एंजाइम की जो आयनिक चेंजेस है वो आएगा, फिर एंजाइम का जो एक प्रॉपर फंक्शन है वो डिक्रीज होता जाएगा। इसलिए पीएच भी एक ऑप्टिमम लेवल तक होना चाहिए। अगर आपको मालूम है, इसके चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, प्रोटीएज जो हमारे साथ एंजाइम है इसका पीएच 1 है, यानी कि ये मोस्ट एसिडिक एनवायरनमेंट में अपना फंक्शन शो करता है। और इसके अलावा हमारे साथ एमाइलेज जो हमारे साथ 7 से 8 पीएच के दरमियान में अपना वर्क शो करता है। तो इसलिए हमारे साथ पीएच भी ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए, हमारे साथ एंजाइम कंसंट्रेशन भी एक ऑप्टिमम लेवल तक होना चाहिए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और जो फर्स्ट हमने टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया कि टेम्परेचर का भी एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट